हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इसमें जो है सेट 3, 4 और 5 को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो कि डोबेरेनर के द्वारा किया गया। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो कि डोबेरेनर के द्वारा किया गया, तो डोबेरेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया। त्रिक नियम की बात करें तो यह जो भी है वो डोबेरेनर के द्वारा दिया गया, तो डोबेरेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोबेरेनर के द्वारा ही त्रिक नियम दिया गया। अगला प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। अष्टक नियम का प्रतिपादन की बात करें तो अष्टक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूलैंड्स ने किए, तो न्यूलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। इसका राइट आंसर जो है वो मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ के द्वारा ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी के निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है वो मोसले ने किए। मोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोसले के द्वारा ही आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका राइट आंसर जो है वो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ के आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें जो है तत्वों का वर्गीकरण का आधार वो परमाणु संख्या के आधार पर है, और मोसले में परमाणु द्रव्यमान, मेंडलीफ में परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स के टोटल संख्या जो है वो 18 है। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आवर्त की संख्या बात करें यानी पीरियड की, तो आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड जो कि टोटल 7 हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो यह जो है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। वर्ग 11 के तत्वों को जो है वो सिक्का धातु कहा जाता है, तो वर्ग 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में जाना जाता है, तो निष्क्रिय तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय तत्व यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। वहीं सबसे हल्की धातु जो कि लिथियम है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे भारी जो कि ओस्मियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु जो कि हाइड्रोजन है। फ्रेंड, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में अधातुओं की बात करें तो अधातु को जो है वो दाहिनी ओर रखा गया है। अधातु जो कि दाहिनी ओर रखा गया है, तो दाहिनी ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं,
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व की बात करें तो यह जो है अधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? यह जो है वर्ग 3 के ए तत्वों का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो वर्ग 3 के ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर यानी बाएं जाएगा जब दाएं से, तो इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन आएगा? इलेक्ट्रॉन में इसका जो है वो बढ़ेगा, तो बढ़ती हुई क्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 के ए हो जाएगा। 7 के ए में जो है वर्ग में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी की बात करें तो यह जो है इसको टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा ASDF। ASDF ये जो है 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी को बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः जो है वो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो डी ब्लॉक के तत्व जो है वो साधारणतः जो है रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए तो फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? जब एक उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें जो है उत्पन्न ऊर्जा होता है, ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु जो है वो वर्ग बी के तत्वों को कहा जाता है। तो वर्ग बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ का संबंध की बात करें तो यह जो है रूस के हैं। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? यह जो है केवल एक में आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में जो है केवल 7 तत्व हैं। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? इसका जो है राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 के ए हो जाएगा। 6 के ए वर्ग के तत्व को जो है अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। फ्रेंड सारे पॉइंट को जो है आप लोग अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों को संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग की तत्वों की संयोजकता 2 होती है? वर्ग जो है 2 के ए की संयोजकता जो है वो 2 होती है। वर्ग 2 के ए में जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजकता जो है वो 2 होती है। सबसे हल्का तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व की बात करें तो सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व की बात करें तो धातु तत्व जो है एल्युमिनियम है, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करें तो यह जो है ऑक्सीजन है। और वहीं धातु तत्व की बात करें तो ये एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य की बात करें तो अंतिम सदस्य जो है वो निष्क्रिय गैस होता है। तो निष्क्रिय गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो कि एक क्षार धातु होता है। तो एक क्षार धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य जो कि एक क्षार धातु होता है और प्रत्येक आवर्त का लास्ट सदस्य जो कि निष्क्रिय गैस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के
दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका राइट आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है टोटल 8 तत्व पाए जाते हैं, 8। चलिए तो अगला प्रश्न है कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करें तो यह जो है यूएसए देश के निवासी थे। यूएसए यानी अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि गेहूं में रस्टर रोग किसके कारण होता है? गेहूं में रस्टर रोग की बात करें तो यह जो है कवक के कारण होता है, तो कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2,4-D क्या है? 2,4-D की बात करें तो यह जो है एक खरपतवारनाशी है, तो खरपतवारनाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंबाकू में विषैला होता है, तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है? तो यह जो है निकोटीन होता है, तो निकोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व वन दिवस मनाई जाती है। विश्व वन दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाई जाती है। विश्व वन दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? दूध का पाश्चुराइजेशन की बात करें तो यह जो है लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था, तो लुई पाश्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो MS रंधावा हैं, तो MS रंधावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलू क्या है? आलू की बात करें तो आलू जो है एक तना है, तो आलू तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वो जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास की बात करें तो यह जो है पौधे के फल भाग से प्राप्त होता है, तो फल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधे के विकास के लिए जो है वो टोटल 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 16 तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? ब्लैक हार्ट रोग की बात करें तो यह जो है आलू में वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? पूसा 444 की बात करें तो यह जो है बाजरा की एक प्रजाति है, तो बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो कि 1965 ईस्वी में हुआ था, तो 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह जो है करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो यह जो है वो कृषि में दिया जाता है, तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो कि वर्गीज कुरियन को माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इसका जो है शुरुआत वो 1973 ईस्वी में हुआ था, तो 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन की बात करें तो फूलों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है? दूध में मीठापन की बात करें तो दूध में मीठापन जो है वो लैक्टोज के कारण होता है, तो लैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कि चीन है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता जो कि भारत में किन्हें माना जाता है? तो भारत में जो है वो हरित क्रांति के जन्मदाता वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो यह जो है 1967 से 68 में हुई थी।
अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है। हरित क्रांति का जनक देश की बात करें तो यह जो है फिलीपींस है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कि डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर विलियम गॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन की बात करें तो यह जो है पोमोलॉजी कहलाता है और फूलों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह जो है वो मुंबई में स्थित है, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। लौंग की बात करें तो लौंग जो है वो पौधे के पुष्पकलिका से प्राप्त किए जाते हैं, तो पुष्पकलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। सोयाबीन की बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में होता है और सोयाबीन में प्रोटीन जो कि 46% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चाय शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान की बात करें तो यह जो है वो कटक यानी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टिक्का रोग का संबंध किस फल से है। टिक्का रोग की बात करें तो टिक्का रोग का संबंध जो है वो मूंगफली से है, तो मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थीन तत्व किसमें पाया जाता है। थीन तत्व की बात करें तो थीन तत्व जो है वो चाय में पाया जाता है, तो चाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है। चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े यानी कोनून अपना भोजन किससे प्राप्त करता है। कोनून की बात करें तो कोनून जो है अपना भोजन वो शहतूत की पत्ती से प्राप्त करता है, तो शहतूत की पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाने जाने वाला कौन है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाने जाना वाला की बात करें तो यह जो है जूट है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दालचीनी की बात करें तो दालचीनी जो है पौधे के छाल भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद जो कि केसीन के कारण होता है, तो केसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसीन के कारण ही दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है कि टमाटर का रंग जो है लाल किसके कारण होता है। टमाटर का रंग लाल की बात करें तो यह जो है लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में जो है वो कैफीन तत्व पाया जाता है, तो कैफीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मशरूम क्या है। मशरूम की बात करें तो मशरूम जो है मशरूम एक क्या है, तो यह जो एक कवक है। मशरूम क्या है, तो ये कवक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के जो पहले कृषि मंत्री थे वो पंजाब राव देशमुख थे, तो पंजाब राव देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो है एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो यह जो है सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है। जैविक घटक का
भाग नहीं की बात करें तो वायु जो है वो जैविक घटक का भाग नहीं है। और उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक ये सभी जो है वो जैविक घटक के भाग है। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत का नष्ट कौन गैस करता है? ओजोन परत का नष्ट जो है वो CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो CFC हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ की गई थी? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो यह जो है रियो डी जेनेरियो में किया गया था। प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो में किया गया था। फ्रेंड, हमने सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर लिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन जो कि 1997 ईस्वी में किया गया था। क्योटो सम्मेलन 1997। अगला प्रश्न है कि पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग की बात करें तो यह जो है मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की बात करें तो इसका जो घोषणा वो 2002 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करें तो यह जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है और इसका जो है सम्मेलन सबसे पहले इसका सम्मेलन जो है वो 16 सितंबर 1987 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो यह जो है 1988 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो कि A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। तो A.G. टांसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोपाल के यूनियन कार्बन फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? भोपाल के यूनियन कार्बन फैक्ट्री में कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव की बात करें तो इसका रिसाव जो है वो सन 1984 ईस्वी में हुआ था। तो सन 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी की बात करें तो यह जो है महासागर है। महासागर जो है वो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस की बात करें तो जैव विविधता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई की बात करें तो इसका कार्यात्मक इकाई जो है वो परितंत्र है। तो परितंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदियों में जल का प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप की बात करें तो इसका माप जो है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का कब से प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो यह जो है 2005 ईस्वी के बाद से जो है प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान की बात करें तो यह जो है 64 डिग्री सेंटीग्रेड है। 64 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? इसके जो मुख्य कारक हैं वो CO2 है। CO2 के द्वारा ही ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग की बात करें तो शीशा से जो प्रभावित अंग है वो उदर है। उदर जो है शीशा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो कि CO2 को कम करना था। तो CO2 कम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो इसका जो है मुख्य स्रोत वो सूर्य है। तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग
किसने किया था? प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग की बात करें तो यह जो है रीटर के द्वारा किया गया था। तो रीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना किसने किया था? सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की बात करें तो इसका जो है प्रथम बार संकल्पना वो जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। तो जोसेफ फोरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस की बात करें तो विश्व वन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाई जाती है। तो 21 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे? लुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध की बात करें तो यह जो है रेड डाटा बुक से है। रेड डाटा बुक से ही लुप्त प्राणियों को मतलब बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? विश्व जल दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह जो है सबसे पहले 1986 में लागू किया था। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो यह जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो कि ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है। तो नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो कि 2004 में की गई थी। 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो कि बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में ही पारिस्थितिकी और विज्ञान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों की बात करें तो इसको जो है सबसे अधिक SO2 गैस सबसे अधिक हानियाँ पहुंचाती है। अगला प्रश्न है कि अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है अपघटक के अंतर्गत वो कवक और जीवाणु आते हैं। कवक और जीवाणु जो कि अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक और जीवाणु। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के कारक नहीं की बात करें, सबसे पहले इसके कारक की बात करें तो इसका कारक जो है वो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के कारक है। परंतु ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के कारक नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो इसका जो है यह जो है सदैव सीधा होती है। सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो यह जो है एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक्स जो कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले सेट में आगे की वीडियो कवर करेंगे। और फ्रेंड आपने शुरू से लास्ट तक देखा है वीडियो को, तो देखने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।